हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और इसकी यूनिट हमने लिखी थी डायमेंशन से। अगर शुरू करूँ मैं तो मैं डायमेंशन था इसका ml-1 t-1, और यूनिट लिखी गई थी इसकी kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और या फिर हमने यूनिट लिखी थी इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट हमने लिखी थी। ये दोनों कैसी यूनिट है इसकी? ऐसा यूनिट है। और मैं आपको बता रहा था कि पॉइज के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है जी। तो सीजीएस यूनिट जो है उसको तो हम बोलते हैं पॉइज। ठीक है, सीजीएस यूनिट का क्या नाम रखा है हमने? पॉइज नाम रखा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? वन पॉइज कितना होगा बेटा? यहाँ पर वन पॉइज का मतलब है जब वन डाइन विस्कस ड्रैग लग रहा हो पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं वन डेका पॉइज। डेका पॉइज, ठीक है ना, डेका पॉइज इसका नाम है। और वन डेका पॉइज कितना विस्कस ड्रैग होगा? जब 1 न्यूटन विस्कस ड्रैग लगे 1 सेकेंड में पर मीटर स्क्वायर पे। ठीक है ना, उस वक्त जो विस्कस ड्रैग लगेगा दैट इज कॉल्ड वन डेका पॉइज। ठीक है ना। अब देखो, ये भी विस्कस ड्रैग भी और फ्रिक्शनल फोर्स भी लगभग एक जैसे हैं। ठीक है ना, वो सॉलिड में आता है और ये लिक्विड या एयर में होगा। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में। एक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग लिख देता हूँ, चलो ये पीछे की तरफ लगता है। ठीक है ना, और एक आपका होता है सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है ना, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ हमने लिखा था ना F इज प्रोपोर्शनल टू A, पर जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो F इज नॉट, या इंडिपेंडेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है किसके? एरिया ऑफ कांटेक्ट के। एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमने पढ़ा था dv बाय dx के, dv बाय dx के। ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड लेयर। जो लिक्विड की जो लेयर्स थी उनके बीच की जो वेलोसिटी है उसके क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो सरफेस है हमारे उस पर डिपेंड ये नहीं करता। यहाँ पर भी ये क्या है? इस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। अगर दो सॉलिड सरफेस हैं और आपस में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, इन दोनों सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल F इज इक्वल टू म्यू आर पढ़ा था आपने, और F इज इक्वल टू म्यू एम जी। आर क्या थी यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो ये फोर्स था ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये बात है। ठीक है ना, तो ये इनका डिफरेंस हो गया विस्कस ड्रैग के बारे में और सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में। एक तो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है लेयर्स के बीच की, और ये इंडिपेंडेंट है उन दोनों दो सरफेसेस की रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। ठीक है ना। उसके बाद अब मैं थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन बता देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो कैसे वेरी करती है। ये बार बार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो, जो विस्कस ड्रैग मिला वो क्या था? ईटा ए dv बाई dx। तो एरिया को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, dv बाई dx वेलोसिटी पर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हम लिक्विड के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, पर ये ईटा जो है ये तो ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या नेचर डिपेंडेंस है ये। ठीक है ना, तो इसलिए इसी में कितना चेंज आता है अलग अलग मटेरियल पे, अलग अलग टेम्परेचर पे या अलग अलग प्रेशर पे, वो देखना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि वेरिएशन जो है इसका इफेक्ट ऑन ईटा ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना वेरिएशन होता है ये देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि लिक्विड की बात करता हूँ पहले। ठीक है ना, लिक्विड की बात करता हूँ और मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे, यानी ये तो कोफिशिएंट होगा मैक्सिमम और ये होगा किसी टेम्परेचर पे। ठीक है ना। अब एक चीज़ अंदर की है वो समझ लो क्या, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने से जो विस्कस ड्रैग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड्स के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। विस्कोसिटी जो विस्कस ड्रैग जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दो नाम रखे हैं, ईटा टी और ईटा नोट, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी और एट नॉर्मल या कोई भी मैक्सिमम कोफिशिएंट इतना है, टी टेम्परेचर पर इतना है, ऐसा ले लेते हैं। तो हमें क्या रिलेशन मिला, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या कहता है कि किसी टेम्परेचर टी पर जो कोफिशिएंट है वो उसके मैक्सिमम कोफिशिएंट के क्या होगा, 1 + अल्फा टी + बीटा टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ईटा टी और ईटा नोट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किसी टेम्परेचर टी पे। ये ऑल 0 लिख देता हूँ इसको भाई, ये 0 डिग्री पर है या टी टेम्परेचर पर है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है आपकी, कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा क्या रहेंगे आपके यहाँ पर, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और ये टी क्या है आपका, टेम्परेचर है, ठीक है, आपका यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है ना। और अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में भी टेम्परेचर चेंज होने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होती है, ठीक है ना। गैसेस में भी टेम्परेचर को अगर चेंज कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो गैसेस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर प्रेशर की बात करें, ये तो मैंने टेम्परेचर की बात की, इफेक्ट ऑन ईटा ड्यू टू टेम्परेचर, पर अगर इसके साथ अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ इसके बाद, ठीक है ना भाई, प्रेशर के साथ कितना चेंज आएगा, तो प्रेशर के साथ आप ये कह सकते हैं कि पानी के अलावा, ठीक है ना, पानी के अलावा जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की वो बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने से, ठीक है ना। पानी के अलावा एक्सेप्ट वाटर, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बढ़ती है अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो, एक्सेप्ट वाटर, ठीक है ना। और ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड के लिए, ठीक है। और गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में कोई चेंज नहीं आता प्रेशर के चेंज करने से। गैसेस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब इसके एक दो प्रैक्टिकल यूजेस मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या क्या प्रैक्टिकल यूजेस रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले हार्ट का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक आपको बताया था, पैराशूट का एग्जांपल दिया था, उसको वहाँ पर एयर विस्कस ड्रैग लगा रहा था, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि एक कोई भी मशीन है आपकी, ठीक है ना, कोई भी मशीन है और उसमें आप कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहते हो। लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो, और फ्रिक्शन कम होगा तो आपकी जो मशीन है उसकी रिलायबिलिटी या उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा मटेरियल ऐसा सुटेबल मटेरियल यूज़ करना है जो टेम्परेचर के वेरी करने से, ठीक है ना, जो अपनी विस्कोसिटी को कितना लूज़ कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसने ज़्यादा लूज़ कर दिया, एकदम से वो फ्लो कर गया वहाँ से, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपके पास कोई बियरिंग है, इस तरीके से ये कोई मशीन का कोई पार्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है वो रोल कर रहा है, जैसे गन्ने की मशीन में होता है, इसके अंदर इस तरह का ये पार्ट रोल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो इसके अंदर लुब्रिकेंट डाला है, अगर वो लुब्रिकेंट ऐसा है हमारा कि वो टेम्परेचर बढ़ाने से एकदम मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल गया, तो फिर तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया ना। तो हमें ऐसा लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा जो टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज ना आए उसमें, या वो उसमें मेंटेन रहे, जिससे हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स जो हम रिड्यूस करना चाहते हैं वो कम रहे, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, एक है आपका पॉइज फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपका वो है पॉइज फार्मूला। देखो POISE, मार्कर को क्या हो गया, POISE, पॉइज, ULLE, एफेस्टोपिस S, पॉइज फार्मूला, ठीक है जी। ये पॉइज फार्मूला क्या कहता है, किसी भी ट्यूब में से लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, कोई ट्यूब है आपके पास, इस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम निकलेगा ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
पर यूनिट टाइम। इसको Q यहाँ पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम जो यहाँ से निकलेगा वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या वॉल्यूम वो डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम जो बाहर निकल रहा है वो डिपेंड करेगा एक तो किस पे, डेंसिटी पे, एक डिपेंड करेगा रेडियस पे, और एक डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और दूसरा लेंथ पे। ये एक पूरा इन्होंने फार्मूला बनाया था π/8, ठीक है ना, Q। ये फार्मूला है पॉइस का, जो ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट या फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको गिवन है दोनों एंड्स पर, ठीक है ना। तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये ऐसा पॉइस ने बोला, ठीक है। तो इसको डायमेंशनली चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। डायमेंशनली ये सॉरी रो नहीं है, P है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ है आपका, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को डायमेंशनली आप डिराइव भी कर सकते हो और प्रूव भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा L3T-1, क्योंकि वॉल्यूम का L3 डायमेंशन होता है, टाइम का T क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो T-1। अब P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का हो जाएगा ml-1T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। रेडियस L⁴, ईटा अभी लिखा था ml-1T-1, L ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये तो लेंथ आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है जी। उसके बाद एक यहाँ पर L3 क्या बचा, L3 बचा, ठीक। M से M कैंसिल, T⁻⁻1 तो T⁻⁻1, तो डायमेंशन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमने इसको प्रूव कर दिया, बाकी आप इसको डेराइव भी कर सकते हो, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कि डेराइव करो पॉइस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इसका कोई एज सच डेरिवेशन नहीं है, ये डायमेंशनली ही प्रूव करना होता है आपको, और डायमेंशनली ही डेराइव करना होता है। तो आई थिंक आप कर लोगे। मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जे Q लिखा था हमने यहाँ पर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट के नीटा टू द पावर A, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/L रेज टू द पावर B, एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीसरा क्या था हमारे पास, R रेज टू द पावर C। ये हमने 3 ले लिए वेरिएबल A B C, और उसके बाद हमने Q इज इक्वल टू K लिखा, ईटा A P/L रेज टू द पावर B और R रेज टू द पावर C। तो डायमेंशनली जैसे डिराइव करते हैं वैसे डिराइव कर लेना, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा।